नमस्कार। राजस्थान की पहचान और रेगिस्तान की शान हमारा राज्य पशु ऊंट का जीवन संकट में है। दौड़ में जैसलमेरी, वजन में बाड़मेरी और खेती में नागौरी ऊंट के लिए बनी ये कहावत अब केवल कहावत ही रह गई है। सबसे बड़े मुद्दे में आज इसी पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह संकट में है रेगिस्तान का ये जहाज। जी हां, राज्य पशु ऊंट पर संकट है। ऊंट ऐसा पशु है जो जीवित और मृत दोनों तरह से काम होता है। खेती बाड़ी, माल सामान को ढोने, रेगिस्तानी इलाकों में परिवहन के लिए ऊंटों का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। ऊंटनी का दूध औषधीय और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, कई बीमारियों में काम आता है। इसके मेडिसिनल उपयोग भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊंट मरुस्थलीय वनस्पतियों और कटीली झाड़ियों, औषधियों का सेवन करता है। ऊंचे वृक्षों के पत्ते और फलियां खाता है। ऊंट के चमड़े के कई उत्पाद, जैकेट, बेल्ट, हैट, जूते बनते हैं। ऊंट के ऊन के नमदे, गलीचे, कालीन मशहूर हैं। ये पर्यटकों को सैर कराने में भी काम आता है। राजस्थान के पर्यटन को आकर्षित करता है। ऊंट के साथ सेल्फी लेने के लिए सैलानियों में क्रेज रहता है। पिछले 2.5 दशक में ऊंटों की संख्या में लेकिन तेजी से गिरावट आई है। प्रदेश में 1997 में करीब 6,69,000 ऊंट थे। 2019 में 20वीं पशु गणना में ये संख्या घटकर महज 2,12,000 रह गई। 21वीं पशु गणना के आंकड़े जल्द ही जारी होने वाले हैं, लेकिन ऊंट पालकों और विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति और भी भयावह होकर सामने आ सकती है। आंकड़ा घटकर 1.75 लाख तक भी रह सकता है। कभी एक ऊंट 10 से 15 लोगों का परिवार पालता था, लेकिन आज वो खुद संरक्षण का मोहताज दिखता है। ऊंटों का संरक्षण नहीं हुआ तो ऊंटों का अस्तित्व केवल पर्यटन विभाग और पर्यटन को आकर्षित करने मात्र तक सीमित न रह जाए। सबसे बड़ी यही चिंता है। राजस्थान सरकार ने साल 2014 में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया था। कानून बनाकर ऊंटों को राज्य से बाहर बेचने पर भी पाबंदी लगा दी। ऊंटों का व्यापार, वध और अवैध परिवहन पर रोक लगाई गई। ऊंट पालक बाहरी राज्यों में राजस्थान से ऊंट नहीं भेज सकते, जबकि पड़ोसी राज्य गुजरात में ऊंटों को दूसरे राज्यों में बेचने पर कोई रोक नहीं है। वहीं ऊंटों की बिक्री से फायदा भी होता है, इसलिए गुजरात में ऊंट पालन बढ़ा है। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होने से ऊंट घटे हैं। गुजरात में साल 2003 में 53,000 ऊंट थे, 2012 में घटकर 30,000 रह गए। राजस्थान में ऊंट के बाहर भेजने पर प्रतिबंध लगने पर गुजरात के ऊंट पालकों को इसका फायदा मिला। वहीं खरीद फरोख्त होने और ऊंट पालन का सिलसिला तेज होने से 2019 में गुजरात में ऊंटों की संख्या फिर से बढ़कर 50,000 हो गई। रामदेव पशु मेले में साल 2010 में 5,000 ऊंट पहुंचे थे, 2022 में पहुंचे 1,800। पुष्कर पशु मेले में 2010 में 15,000 ऊंट पहुंचे थे, जबकि 2019 में महज 4,000 और इस साल 2024 में सिर्फ 3,202 ऊंट ही रजिस्टर हुए हैं। हर बार यह आंकड़ा घटता हुआ दिखता है। ऊंटों का व्यापार गड़बड़ाने और बिक्री घटने के बाद 2016 में ऊंट पैदा होने पर सरकार ने पशुपालक को 10,000 रुपये देने का प्रावधान भी किया था, लेकिन ये योजना धरातल पर उतर नहीं पाई ठीक से। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट संकट में क्यों हैं? जिन ऊंटों को राजस्थान की संस्कृति की पहचान माना जाता है, उनका अस्तित्व खतरे में क्यों आ गया? खेतीबाड़ी, राजस्थान में तेजी से ऊंटों की संख्या कम क्यों हो रही है? ऊंटों की संख्या कम होने के बड़े कारण क्या हैं? राज्य पशु की आखिर ऐसी दशा क्यों हो रही है? ऊंट पालकों की संख्या घट क्यों रही है? पर्यटन में ऊंटों का इस्तेमाल होता है, फिर भी इनकी अनदेखी क्यों? ऊंट राजस्थान की जलवायु के हिसाब से कितना उपयोगी है? भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आंकड़ों में परिवर्तन आया है। अब आप देखिए ऊंट की संख्या किस तरीके से यहाँ पर घट रही है। 1972 में 60.45 लाख ये संख्या थी। 1977 में ये संख्या घटकर फिर बदल गई और फिर आप देखिए 1988 में 7,19,000, 92 में 7,46,000, 97 में 6,69,000 और इस संख्या में हमेशा परिवर्तन होता है। 2003 में ये संख्या 5 लाख से भी कम रह गई और उसके बाद जब आंकड़ा 2007 तक पहुंचा तो महज 4.25 लाख ऊंट ही बचे थे। उसके बाद 2007 के बाद 2012 में 3.5 लाख के करीब ऊंट थे, 3,26,000। 2019 में 2,12,000 रह गए और 2024 में अब ऊंटों की गणना जब होगी तो आंकड़ा सामने आएगा, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि इस संख्या में और भी गिरावट हो सकती है और हो सकता है कि सिर्फ अब 1,75,000 ऊंट ही राजस्थान में रहे हों। रामदेव पशु मेला हो या
पुष्कर पशु मेला सभी में ऊँटों की जो संख्या है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी कम हुआ है बीते कुछ सालों में। आंकड़ों के जरिए हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ऊँटों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। 2010 में 5000 ऊँट ही रामदेव पशु मेले में आए, 2022 में महज 1800 ऊँट ही रह गए। ऐसे ही कुछ स्थिति पुष्कर पशु मेले की भी रही, जहां पर इस साल महज 3000 से कुछ ज़्यादा ऊँट रजिस्टर हुए। 2010 में जबकि 15000 ऊँट दर्ज हुए थे पुष्कर पशु मेले में, 2019 में 4000 और 2024 में यानी इस साल जब पुष्कर पशु मेला जारी है तब महज 3202 ऊँट ही पुष्कर मेले में पहुंचे हैं। तो ये दिखाता है किस तरह ऊँटों की जो संख्या है उसमें भारी गिरावट राजस्थान के अंदर आ रही है और राजस्थान से ही ऊँटों की सबसे बड़ी पहचान है। क्यों ऐसा हो रहा है इस पर ज़रा बात करेंगे। धर्मेंद्र राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो पुष्कर पशु मेले में तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए। पुष्पेंद्र सिंह राठौर है, रिटायर्ड आईजी हैं आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के। स्वागत है सर आपका NDTV राजस्थान पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर SC मेहता है, पूर्व प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं आप NRCC के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ होंगे धर्मेंद्र राठौर जी भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। इन तीनों लोगों के साथ इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। महत्वपूर्ण ये विषय है। पुष्पेंद्र सिंह राठौर साहब, BSF के लिए ऊँट का जो महत्व है वो कितना ज़्यादा है हम सभी जानते हैं। जो लोग राजस्थान नहीं भी गए, जिन्होंने BSF की वर्किंग नहीं देखी, वो उन्होंने भी पिक्चरों में, फ़ोटोज़ में, तस्वीरों में ज़रूर देखा कि किस तरह ऊँट के ऊपर चढ़कर ही BSF के जवान पेट्रोलिंग करते हैं। ऊँटों की बढ़ती घटती जो संख्या है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पर, उनके पूरे एक्शंस पर कितना असर ये डालता है? देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसा कि आपको पता है करीब 6500 किलोमीटर बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश को गार्ड करती है। पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान का बॉर्डर, इसके अंदर रन ऑफ कच्छ और राजस्थान का बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ लगता है, गुजरात का बॉर्डर जो लगता है, राजस्थान का बॉर्डर जो है वो करीब 800 किलोमीटर का है और गुजरात का भी काफी लंबा बॉर्डर है। ये पूरे बॉर्डर में बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है। सैंड ड्यून्स इतने बड़े बड़े हैं कि आप देखेंगे कि ऐसे लगेगा जैसे पहाड़ हो। और उन सैंड ड्यून्स के ऊपर जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो टेम्परेचर जो है वो 50 से ऊपर चले जाता है। और मैं क्योंकि बीकानेर का रहने वाला हूँ, जब मैं IG बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स था और मैंने ये देखा कि कैमल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है अभी भी, जबकि मॉडर्नाइजेशन हो चुका है और सब लोग बात करते हैं कि साहब ATVs होनी चाहिए, ऑल टेरेन व्हीकल्स होनी चाहिए। लेकिन मैंने उनको कन्विंस किया कि साहब देखिए, ऑल टेरेन व्हीकल की जो कीमत है वो 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख से नीचे नहीं होती। और आप एक बॉर्डर आउटपोस्ट के ऊपर आप उसको रखेंगे तो कितना एरिया कवर करेगी? एक बॉर्डर आउटपोस्ट से दूसरी बॉर्डर आउटपोस्ट का 4 किलोमीटर का एरिया होता है, डिस्टेंस होता है। और आप ऐसे हंड्रेड्स ऑफ बॉर्डर आउटपोस्ट होती है, तो आप कितनी ऑल टेरेन व्हीकल रखेंगे? दूसरा, व्हीकल की जो एक लिमिटेशंस होती है, वो आप पर्टिकुलर रूट पर ले जा सकते हैं। कैमल को आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और कैमल की कीमत जो हमारी गवर्नमेंट की रेट हम जो परचेज करते हैं वो 25,000 है। 25,000 में कैमल मिल जाता है। और मैंने अभी रिसेंटली लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने 177 कैमल खरीदे थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। अब एक इशू जरूर है कि आपको अच्छे कैमल ढूंढने के लिए काफी एफर्ट करने पड़ते हैं। जो मुझे रियलाइज हुआ कि अब जबकि राजस्थान ने कैमल को अपना स्टेट एनिमल घोषित कर दिया बताते हैं, और अगर आप देखें तो बीकानेर में मैंने स्टडी करी है, तकरीबन जो कैमल का जो टोटल पॉपुलेशन है वो करीब 25,000 है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, रफली अबाउट। जैसलमेर में कुछ ज्यादा है, 40 हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। बाड़मेर में भी 30-35 होंगे। मैंने सुना है कि गुजरात में दे सेज की उनके पास राजस्थान से ज्यादा कैमल्स हैं।
लेकिन कैमल की इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगी। और अभी जो है लोगों में, क्योंकि आजकल ट्रैक्टर्स आ गए और भी मशीन आ गई जिससे खेती लोग करते हैं। पहले ऊँटों से खेती करते थे, कैमल कार्ट के ऊपर सामान ले जाते थे। लेकिन अब जो है ऊँट की एज ए गांव में उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। कैमल मेल कैमल की बात कर रहे हैं। अब जो है इवन कैमल रिसर्च सेंटर है, बाकी उरुमूल वाले हैं, अभी नई चीज के ऊपर वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, विच इज वेरी सक्सेसफुल। आई वाज टोल्ड कि ये जो कैमल मिल्क है, इसको लेके वो लोग जो है अभी उसका मिल्क ठीक को है। प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये आई वाज टोल्ड कि डायबिटिक जो पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के बीएसएफ के लिए कैमल की इंपॉर्टेंस रहेगी। और आने वाले टाइम में इवन पब्लिक के लिए भी मुझे लगता है कैमल को जो है उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। शुड इसके कैमल के बारे में उसको सेव करने के लिए हमको सोचना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल पुष्पेंद्र सर, इसमें बिल्कुल बहुत ज़रूरत तो है ही, लेकिन फिर बड़ा सवाल ये है कि जब इतना महत्वपूर्ण अब ये पशु हमारे लिए रहा है, तो फिर क्या कारण रहे कि बीते कुछ सालों के अंदर या कहें कि बीते ढाई दशक के अंदर एक गिरावट हर 2, 4, 5 साल में जब भी रिकॉर्ड की गई संख्या, तो एक गिरावट नज़र आई। एससी मेहता साहब, क्या कारण आप समझते हैं कि ऊँटों की संख्या में ये गिरावट आई? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि विश्व में ऊँटों की संख्या बढ़ रही है हुँ, और विश्व परिदृश्य हमारे भारत के परिदृश्य से बिल्कुल अलग है। हुँ, जब आप किसी पशु की हर चीज को उपयोग में लेंगे तो वो जरूर चलेगा और संख्या भी बढ़ेगी। हम अरब कंट्रीज को देखते हैं, वहाँ ऊँट का दूध भी, ऊँट का मीट भी, ऊँट के ऊपर रेस भी, स्पोर्ट्स भी, टूरिज्म भी, हर चीज को वो काम में लेते हैं। और इसीलिए वहां पर संख्या में गिरावट के बजाय बढ़ोतरी हो रही है आज के समय में, आज के इस आधुनिक युग में विद ऑल मॉडर्नाइजेशन। हमारे यहाँ पे चूंकि इसको राज्य पशु जब से डिक्लेयर किया है, इसके बेचने पे खासतौर से राजस्थान में जब से रोक लगी है, और सबको पता है कि जो नर और मादा जब पैदा होते हैं तो बराबर मात्रा में पैदा होते हैं, यानी कि अगर किसी घर में 10 बच्चे पैदा हुए ऊँटों के तो 5 मेल होंगे और 5 फीमेल होगी। उन 5 मेल के उपयोग को लेकर दिक्कत होती है और एक पशुपालक उससे छुटकारा पाना चाहता है। उसको ब्रीडिंग के लिए 1 या 2 अच्छे मेल चाहिए, बाकी उसको नहीं चाहिए। वो पहले बड़े आराम से राजस्थान में उसको मेले में जाता था, चाहे पुष्कर का हो, चाहे झालरा पाटन का मेला हो, चाहे जालोर का हो, कहीं का भी मेला हो, सभी जगह जाता था, बेच देता था। आजकल उसको बेचने में बहुत दिक्कत होती है। बेशक एनआरसी कैमल में हम लोगों ने अल्टरनेट यूज जो हो सकते हैं उनके ऊपर बहुत शोध किया, मिल्क को एस्टेब्लिश किया कि मिल्क का एक अल्टरनेट यूज हो सकता है, कोऑपरेटिव डेयरी का क्या मॉडल हो सकता है, उसके ऊपर बात की, उसको कैसे थेरापेटिक यूजेस हो सकते हैं। मेडिकल डॉक्टर्स के साथ जो डायबिटीज और ऑटिज्म पे रिसर्च हुई, बहुत अच्छी रिसर्च हुई, इवन टीबी में भी काफी कारगर सिद्ध हुआ। ये सारी चीजें अल्टरनेट यूजेस के लिए चल रही है। बट मुझे ये लगता है कि ये चीजें उतनी मात्रा में उसको रिप्लेस नहीं कर पाई जो कि इसका ड्राफ्ट यूज यानी कि सामान लाने ले जाने में जो उपयोग था, उतनी मात्रा में हम इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाए इन सारे अल्टरनेट यूजेस से। फिर भी एक कार्यक्रम हमने थोड़े समय पहले ऊँटा नहीं पाता नाम से चलाया था और काफी जागरूकता भी फैलाई थी लोगों में, जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। और उसके माध्यम से हम लोगों ने हर गांव में जाकर, उस वक्त मैंने खुद ने 90 गांव में ये प्रोग्राम किया था, और जहाँ जहाँ रायका जाति पाई जाती है और उन लोगों को न केवल अवेयर किया, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनको जो सब्स्टिट्यूट चाहिए, मेडिसिन चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, वो सारा दिया। और एक मार्केटिंग पोटेंशियल की बात हमने करी थी। राज्य पशु बनने के साथ एक दिक्कत ये भी हुई कि उसके साथ हमने एक बहुत अच्छी स्कीम बनाई थी। वो स्कीम धरातल पर नहीं उतर पाई। मैं खुद उसका फाउंडर, एक मेंबर था जब बन रहे थे ये स्कीम जब बनाई थी, हम खुद थे उसमें शामिल। लेकिन जैसे काफ सब्सिडी देनी थी वो कुछ समय बाद बंद 2016 हो में जो गई। स्कीम आई, आप उसकी बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, जो काफ सब्सिडी देनी थी वो कुछ समय चली, उसके बाद बंद हो गई, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट फंड नहीं करके भारत सरकार की जो स्कीम है उनसे पैसा लेके उनको प्रोजेक्ट के रूप में चला रही थी। और प्रोजेक्ट एक निश्चित अवधि के लिए होता है, तो वो 1.5-2 साल चला, उसके बाद कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं मिला। तो कुछ लोगों को 2 किस्तें मिली, कुछ को 3 मिली, किसी को 1 ही मिली। तो इससे थोड़ी सी लोगों में निराशा हुई। अब शायद गवर्नमेंट ने वापस इसको चालू किया है। उसी तरह हम चाह रहे थे कि ऊँट फेमीन कोड में शामिल हो जाए, ताकि इनको भी चारा जिस तरह मिलना चाहिए बाकी जानवरों को मिलता है, जब सूखा पड़े देश में या स्टेट में तो मिलना चाहिए। केवल मार्केटिंग, जो मिल्क मार्केटिंग है उसका प्रॉपर मॉडल हो, डेवलपमेंट
एक चैनलाइज वे में खरीदा जाए ताकि मिडिल मैन कम से कम हो, और प्रोडक्ट्स बने ताकि वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन में जितना फायदा होता है उतना और किसी चीज में हो नहीं सकता। ठीक बात है। और उसके साथ साथ टूरिज्म की जो बात है वो आप सभी जानते ही हैं। इस तरह के जो सारे प्रयास हैं, मुझे लगता है कि ऊँटों में काफी दम है अभी भी, और ये चलेगा, हमारे आर्ट और कल्चर का पार्ट है, इट विल गो ऑन। ठीक है, कुछ फेजेस ऐसे आते हैं जिनके कारण थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता सर आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है बिल्कुल, और हमेशा ये क्रम तो चलेगा, लेकिन इसी बीच में ये जो कुछ चीज़ें गड़बड़ी जो हो रही हैं, जैसे कि जो आंकड़ों का गड़बड़ हो रहा है कि आंकड़े घट रहे हैं, वो एक चिंता तो ज़रूर जाहिर करते हैं। धर्मेंद्र राठौर साहब पूर्व चेयरमैन रहे आरटीडीसी के, मैं उनसे समझना चाहूँगा कि धर्मेंद्र साहब आने वाला जो अब जब गणना होगी ऊँटों की, तो फिर संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अब 2.25 लाख से घटकर 1,75,000 तक भी रह सकता है। अब इसको वापस बढ़ाना है, इसको वापस 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक लेकर के जाना, क्या यही योजना रहेगी तमाम जो इससे संबंधित जो विभाग हैं उनकी, और इस ये योजना अगर है तो इसको कैसे पूरा करेंगे वो लोग? देखिए, ऊंट का आपने बहुत ही एक अच्छी डिबेट आज की, इसके लिए तो मैं एनडीटीवी राजस्थान को धन्यवाद देता हूँ जी। कि ऊंट को, खास तौर पे राजस्थान के ऊंट को बचाने की बहुत जरूरत है, संरक्षित करने की बहुत जरूरत है। मैं राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा, मैंने दुनिया की कई कंट्री में भी गया हूँ। मेरा जो रिसर्च है, मेरी स्टडी है टूरिज्म के बारे में, पूरी दुनिया में अभी राजस्थान पे सबकी नजरें टिकी है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर्यटन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, और आने वाला समय पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान जो है उसकी जीडीपी का जो बहुत बड़ा हिस्सा वो पर्यटन होगा। पर्यटन में बहुत कंपोनेंट्स हैं, उनमें जो राजस्थान में जो टूरिस्ट आता है घूमने के लिए, उसका इच्छा होती है कि वो जयपुर आए, जयपुर के बाद में वो उसकी प्रायोरिटी उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर, पुष्कर, ये उसकी प्रायोरिटी में है। जैसलमेर में आप दोहरे देखने जाता है, और जैसलमेर में ऊंट की सवारी या ऊंट की सफारी उसका करने की इच्छा रहती है। और पुष्कर जो पशु मेला अभी भी चल रहा है, मैं भी परसों पुष्कर पशु मेले में गया। मेरा गांव भी पुष्कर के पशु यानी पुष्कर से 8 किलोमीटर दूर ही है, नांद। हम जब छोटे थे तो भी देखते थे कि बड़ी संख्या में पशु पुष्कर मेले में आते थे। उसकी संख्या तो सबकी कम हुई है, लेकिन ऊंट की संख्या तो बहुत तेजी से घटी है, ये बात सही है। अब उसके कारण भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो चूंकि पशुपालन विभाग में ये लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं जो मेरी अपनी स्टडी है उसके मुताबिक मैं कह सकता हूं कि जैसे टाइगर को बचाने की चिंता पूरी दुनिया कर रही है, जैसे गोडाउन को बचाने की चिंता पूरी दुनिया कर रही है, उसी प्रकार से ऊंट को बचाने की भी। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि विश्व में ऊंटों की संख्या बढ़ी है। मैं जो मुख्य कारण मानता हूँ, कहीं बढ़ी होगी, कहीं राजस्थान में घट रही है, उसकी वजह है जो अभी क्लाइमेट चेंज और जो ग्लोबल वार्मिंग की थ्रेट है, वो एक सबसे बड़ा कारण है। अभी स्थितियां ये बन गई हैं कि उस पर कोई भी आदमी, कोई भी संस्था या कोई भी कंट्री की या कोई भी सरकारें अभी फोकस नहीं कर रही है अपना नजरिया या अपना दृष्टिकोण। अभी जो अंधाधुंध वैश्वीकरण हो रहा है, अंधाधुंध जो निजीकरण हो रहा है, अंधाधुंध जो पैसा कमाने की, पावर हासिल करने की जो मानव ने मतलब जो एक ऐसी सोच बना ली है, वो सोच जो है वो मतलब एंटी नेचर भी है और वो एंटी पीपल भी है। इस सोच ने दुनिया में स्थिति ये कर दी है, दुनिया के बहुत से समाज विज्ञानियों ने हमें ये चेताया है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल यही रही तो आने वाले टाइम में जैसे मोर कम हो गए, जैसे गोडाउन कम हो गए, जैसे टाइगर कम हो गए, ऊंट कम हो रहे हैं, और बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं जो इस पृथ्वी से गायब हो गई हैं। डायनासोर से शुरू करते हैं, और अब तो समाज विज्ञानियों ने ये चेतावनी दे दी है कि ये लाइफ स्टाइल रही तो आने वाला समय में इस पृथ्वी पे अगर 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो मानव ही नहीं रहेगा।
ये भी एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है। मौसम बदल गए हैं, तो ये सारे जो कारण हैं, ये छोटे छोटे, जैसे ऊंट की बात करते हो कहीं बचाने की, कहीं कोई गोडाउन बचाने की बात करता है, कहीं कोई टाइगर बचाने की बात करता है, कहीं मोर बचाने की बात करते हैं, कहीं खरगोश बचाने की बात करते हैं, कहीं गोमाता बचाने की बात होती है, कहीं समुद्रों को बचाने की बात होती है, कहीं नदियां पोल्यूटेड हो रही है उसकी बात हो रही है। लेकिन इसका जो अगर समग्र रूप से बड़े इसकी रिसर्च जो जिन लोगों ने कर रहे हैं या की जा रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बिल्कुल समुद्रों का बिल्कुल खारापन खराब हो रहा कम हो रहा है। बिल्कुल ये धर्मेंद्र साहब, सारी ग्लोबल चीजों वार्मिंग तो को इसका एक बड़ा कारण है, और एक कारण इसका और भी है। एक और बड़ा कारण ये भी है कि जो आपने जिस तरीके से आपने कहा ना कि तमाम अलग अलग पशुओं को बचाने का अलग अलग जगहों से आवाज़ें सुनाई जाती हैं, उन आवाज़ों के बीच में एक और चीज़ है सर, टाइगर का आपने जिक्र किया ना, अभी बीते दिनों ही, अभी कुछ ही दिन, ज़्यादा नहीं बीते, शायद एक हफ्ता बीता होगा, पुष्कर मेले की शुरुआत से कुछ एक दो दिन पहले की बात है, वन विभाग ने एक कमेटी गठित करी जो अब ये पता लगाएगी कि बीते 2 दशकों के अंदर जो टाइगर्स रणथंभौर के अंदर थे, जो गायब हो गए, जिनका पता ही नहीं है, जिनका आंकड़ा सामने नहीं आ रहा, जिनको ट्रैक नहीं कर पा रहे, वो कमेटी उनको ट्रैक करेगी। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो टाइगर को बचाने के लिए इतनी बड़ी मुहिम चली, और दूसरी तरफ हैरान कर देने वाले आंकड़े ये आए कि 2 दशकों में टाइगर गायब हो गए, उनको ट्रैक तक नहीं कर पाया वन विभाग। तो कहने का मतलब यह है कि कई जगह अभियान जरूर चल रहे हैं, लेकिन क्या उतनी गंभीरता के साथ हर एंगल से हम लोग चीज़ों को कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये एक बहुत बड़ा विषय है। ऐसे में पुष्पेंद्र सिंह सर पे पास वापस में आना चाहूँगा। पुष्पेंद्र सिंह साहब, 2 तरह के फिर ऊँट को हम मान लेते हैं, एक तो ऊँट पालक हो गए, बाकी तमाम लोग हो गए, लेकिन ये जो बीएसएफ के ऊँट हैं, जो आर्मी वाले जो ऊँट हैं, क्या बीएसएफ पर्टिकुलरली विशेष रूप से अपने ऊँटों को संरक्षित करने का और उनका संवर्धन करने का अलग से क्या बीएसएफ भी काम कर रही है? जो बीएसएफ में ऊँट लगे हुए हैं, क्या उनका पालन और ठीक से उनकी जो नस्ल है वो बेहतर हो जाए, उनकी संख्या बढ़ जाए बीएसएफ के ऊँटों की, क्या इस पर काम हो रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, मैं एक जनरल बात कहना चाह रहा हूँ कि ऊँटों की संख्या क्यों कम हो रही है और बीएसएफ के अंदर भी कैमल क्यों कम हो रहे हैं। जो बीएसएफ में ऑथराइजेशन है उसके हिसाब से अभी हमारे पास कैमल, उसके 50% भी कैमल नहीं है। उसके 2-3 कारण है जो आम पब्लिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए भी, आई एम श्योर मीडिया के थ्रू लोगों को पता चलेगा। और मैं तो खुद बीकानेर का रहने वाला हूँ, मेरे पूर्वजों ने ऊँट बहुत रखे थे। अब देखिए, बीएसएफ में ऊँट कम होने का एक रीजन ये है कि हमारे जो जवान है, पहले जो राजस्थान में आरएसी से बीएसएफ में आए थे, राजस्थान के ट्रुप्स यहाँ राजस्थान बॉर्डर पे रहते थे, वो आराम से ऊँट को चला लेते। अब बताइए, जो ऑल ओवर इंडिया की जो भर्ती होती है उसमें जवान मद्रास का भी आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट का भी आ रहा है, साउथ का, ये सेंट्रल इंडिया का भी आ रहा है, वो कैमल को चलाना जानते नहीं है। आप उनकी तो बात छोड़िए, मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने ट्राई किया था कि भाई ये कैमल से क्यों डरते हैं, क्योंकि एक तो कैमल बाइट केसेस होते हैं, वो कैमल बाइट केसेस होने की वजह से जवान उसको उसके पास नहीं जाता और न चाहता है कि उसके ऊपर बैठे। तो एक तरह से वो एक कनेक्ट जो है वो जवान का ऊँट का कम होता जा रहा है। इवन राजस्थान के लड़के हमने ढूंढे, हमने बोले यार चलो राजस्थान के लड़कों को ढूंढो और ये कैमल जो है उसको दे दो कि वो उसको संभालेगा और वो उसके ऊपर पेट्रोलिंग करेगा। लेकिन वो भी नहीं ट्रेन है, वो भी डरता है ऊपर बैठने के लिए। कहने का मतलब ये है कि हमारे राजस्थान में जो ऊँट कम हो रहे हैं उसका मेन कारण ये है कि लोग जो है, एक तो ऊँटों के प्रति जागरूक नहीं है, और दूसरा गांवों में मैं चाहूंगा कि सरकार इसके ऊपर सोचे। अरे हमारे पास अगर 5 लाख ऊँट थे, अभी 2 लाख रह गए, तो कोई ना कोई ऐसी स्कीम निकाल सकते हैं, क्योंकि ऊँट बैठा करेगा क्या घर में? अगर किसी किसान ने 4 ऊँट 5 ऊँट रख भी रखे हैं मेल कैमल, तो उसको खिलाएगा क्या? कोई ऐसी सब्सिडी या ऐसी कोई स्कीम निकाले कि भाई ठीक है, अगर जिसके पास ऊँट है तो उसको सरकार सब्सिडी देंगे चारे में, जो चारा 50 रुपए, ठीक बात है, 1000 रुपए क्विंटल है, उसको 200 रुपए क्विंटल दे देंगे। ऐसे करने से उसको मोटिवेशन मिलेगा। सिमिलरली बीएसएफ में भी हमने यही किया कि साहब जो ऊँट चलाएगा उसको हम इंसेंटिव देंगे। हम कैमल चलाने के लिए स्पेशल कोर्सेज चलाते हैं बीएसएफ में, हम लोग कैमल के लिए कैमल हैंडलिंग कोर्स चलाते हैं। अभी तो हमने, जब मैं बीकानेर डीआईजी था, तो मैंने महिला, जो आजकल महिला प्रहरी भी बीएसएफ में आ गई है, पहली बार आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने आई मेड ए पॉइंट कि महिला भी हमारी कैमल चलाए। वो इतनी, आदमी जब डरता है तो लेडीज कहाँ बैठेगी? तो मैंने उनको ये बोला कि भाई हमने शपथ ली है कि हम जो है, जो ड्यूटी हमें दी जाएगी हम करेंगे। तो कहने का मतलब है ये मिलजुल कर बीएसएफ हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे ऑल इंडिया लेवल पे जो भी कमेटीज है, वो कुछ ऐसा सोचे कि हम
ठीक बात है। और इसमें क्या सजेशंस हो सकते हैं डॉक्टर एस सी मेहता साहब? बिल्कुल ठीक बात है राठौर साहब, लेकिन इसमें और क्या सजेशन हो सकते हैं एस सी मेहता साहब से जान लेते हैं। एक तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें पुष्पेंद्र सिंह साहब ने बताई, और इसमें क्या हो सकता है एस सी मेहता साहब? देखिए, हम जो अभी धर्मेंद्र राठौड़ साहब ने बात कही कि जैसे टाइगर को बचाने के लिए कितना पैसा खर्च हो, जहां तक हम ऊँटों की बात करते हैं तो इसको हमें दो तरीके से देखना पड़ेगा कि एक तो ऊँट को डोमेस्टिक करके हम घर में पाल रहे हैं, यानी कि हम उससे कुछ इनकम की उम्मीद करते हैं, जबकि टाइगर का केस जो है उसमें हम इनकम की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करते, वो सिर्फ टूरिज्म में चलता है। तो इस तरह की जो चीज है, इसमें हम ऊँटों से जब उम्मीद करते हैं तो हमें हर चीज पे उसको सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान में जैसे गौशालाएं चलती है, उसी तरह बहुत अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं। इवन एक सिरोही के पास बना है, जसराज जी करके, हैदराबाद से, ओरिजिनली जालोर के रहने वाले। उन्होंने मेरे ख्याल से 6-7 करोड़ लगाकर एक बहुत बड़ी जमीन, और जितने पशु ऊंट कटने में जा रहे हैं, कहीं भी रेस्क्यू होते हैं तो वो अपने वहां, और बहुत सारा खर्चा वो अपने और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उठा रहे हैं। वो बार बार मुझसे भी बात करते हैं, राजस्थान सरकार से भी बात करते हैं, पशुपालन विभाग से भी बात करते हैं कि आप ऐसे जो भी स्कीम थे इनको आप सपोर्ट करिए, पर प्रॉपर कोई फॉर्मेट में उनको सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि इस वर्ष जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है उसमें ऊँट को शामिल कर दिया गया, और उस लाइव स्टॉक मिशन में ऊँट, घोड़ा और गधा इस बार पहली बार शामिल हुए, और उससे जो है इंटरप्रेन्योरशिप बहुत आसान हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति ठीक है। इस तरह का संरक्षण का कार्यक्रम करता है तो भारत सरकार उसको सीधे मदद करेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में ऊँट शामिल हो गया, और इससे कई सारी चीजें बहुत ठीक है। आसान हो। ठीक है मेहता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। पुष्पेंद्र सिंह राठौर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ धर्मेंद्र राठौर जी का भी शुक्रिया, जिन्होंने, जो पूर्व अध्यक्ष थे आरटीडीसी के, और अपने समय में उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें ज़रूर करी हैं इन सब के संरक्षण के लिए। लेकिन इस वक्त जो आंकड़े हमारे सामने आए वो हमने आपके सामने रखे, और कोशिश ये की कि इस सब विषयों पर चर्चा हो, क्योंकि जब आम जनमानस इस पर चर्चा करेगा तभी ऐसे जो महत्वपूर्ण विषय वो सरकार के भी संज्ञान में आते हैं, और उसके बाद सरकार को ही महसूस होता है कि भाई आम जनता इन विषयों को महत्वपूर्ण मानती है, ऊँटों को महत्वपूर्ण मानती है, तो सरकार को भी मानना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा। यही हमारी कोशिश इसी रूप में जारी रहेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।